अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का हमारा टॉपिक है एसी जनरेटर। अब इस तरीके के जनरेटर हो सकता है आपने घरों में, ऑफिस के अंदर या फिर अपने स्कूल्स वगैरह में इस टाइप के जनरेटर्स देखे हैं। अब जनरेटर होता क्या है? जनरेटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करे, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं जनरेटर। अब अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डीसी करंट या डायरेक्ट करंट मिले, तो ऐसा जनरेटर हमारे पास कहलाता है बेटा डीसी जनरेटर। और अगर जनरेटर हमें इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ऐसे जनरेटर को आप कहोगे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या एसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर का मेन वर्किंग प्रिंसिपल है क्या, इसको यहाँ समझते हैं। देखिए, हमने ये बात पढ़ी कि अगर किसी कॉइल के अंदर से या किसी कॉइल में कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट करना है मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, तो हम क्या करें, उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दें। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के या ईएमएफ इंड्यूस करने के दो तरीके। भाई हमारे पास आपने पढ़े हैं दो टाइप के ईएमएफ जो इंड्यूस हो सकता है, एक स्टैटिक, एक दूसरा डायनामिक, या आपने पढ़ा होगा मोशनल ईएमएफ। अगर आपके पास जो कॉइल है वो आपके पास रेस्ट में रहे और आप उसमें से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा दें, तो ऐसे ईएमएफ को आप कहते हो स्टैटिक ईएमएफ। कि कॉइल रेस्ट में थी और आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराया, मैग्नेट करीब ले गए या मैग्नेट को दूर ले गए, तो ऐसी ईएमएफ को आपने कहा स्टैटिक ईएमएफ। तरीका नंबर 2 क्या था कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी कांस्टेंट हो और आप क्या करो, आप उसमें से अपने कंडक्टर को मूव करो, तो भी उसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होता है। और ऐसे ईएमएफ को आप कहते हो डायनामिक ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ। तो एसी जनरेटर के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस किया जाएगा कॉइल में, किसके थ्रू, कॉइल को रोटेट करा के हमारी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब देखें, हमारे पास इसके मेन वर्किंग कंपोनेंट कौन कौन से हैं। नंबर वन, हमें चाहिए परमानेंट मैग्नेट। ये देखो, हमारे पास एक मैग्नेट का साउथ पोल मौजूद है, इसी तरीके से मैग्नेट का नॉर्थ पोल मौजूद है। नंबर टू, हमें चाहिए क्या, इसके अंदर एक कॉइल जिसको आप लोग आर्मेचर भी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये कॉइल हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर माउंट की जाती है, लपेट दी जाती है, जिससे हमारे पास इसकी रेक्टेंगुलर शेप आती है। नंबर थ्री, जो हमें मेन चीज चाहिए वो हमें चाहिए हमारे ये रिंग्स, जिसे आप लोग स्लिप रिंग्स कहते हैं। ठीक है, हमारे पास ये दो हमें चाहिए स्लिप रिंग्स। अब स्लिप रिंग से फायदा ये होता है कि ये देखिए, हमारे पास ये हमारी कंडक्टर की वायर इससे आगे कनेक्ट होगी। अब ये रिंग जब रोटेट करेगा या कॉइल जब रोटेट करेगी तो रिंग साथ साथ रोटेट कर जाएगा, इससे हमारे पास रोटेशन आसान हो जाती है। नंबर फोर, हमें चाहिए हमारे कार्बन ब्रशेस। तो बेटा कार्बन ब्रशेस क्या करेंगे, कार्बन ब्रशेस जो आपका करंट पैदा होगा, प्रोड्यूस होगा इस जनरेटर के थ्रू, उसको हमारे पास जो हमारा आउटपुट है उसकी तरफ लेके आएंगे। ठीक है, जिससे हमारे पास ये एसी आउटपुट लगा हुआ है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आपके फैंस हो सकते हैं, आपके बल्ब हो सकते हैं, एलईडी सेवर्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा जो भी हो। ये हमारे पास क्या है, मेन वर्किंग कंपोनेंट्स हैं इसके, हमारे एसी जनरेटर। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, हमने अपने इसी कॉइल के 4 पॉइंट्स को नाम दे दिया। एक को नाम दे दिया ए, एक को बी, एक को दे दिया सी और डी। अगर आपने मोशनल ईएमएफ पढ़ा है तो आपने फॉर्मूला कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा कि ई इज इक्वल्स टू वी पी एल साइन ऑफ थीटा। कि ईएमएफ सिर्फ उस कंडक्टर में, उस कॉइल में जनरेट हो सकता है जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो उसके अंदर कोई ईएमएफ जनरेट नहीं हो सकता। ऐसे कंडक्टर के अंदर कोई ईएमएफ जनरेट नहीं हो सकता अगर वो क्या है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। अब देखो यहाँ पर ए और डी वाली साइड है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो उनमें कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। बी और सी वाली साइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, वो भी, उसमें भी कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। हाँ, अगर मैं बात करूँ ए बी की और मैं बात करूँ डी सी की,
तो ये 2 साइड ऐसी हैं जो कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं, मतलब इनमें ईएमएफ जनरेट हो सकता है, जो हमने मोशनल ईएमएफ इससे पहले डिस्कस किए। अच्छा, तो अब ये ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, इसके लिए छोटी-सी एनिमेशन देखते हैं। लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस एसी जनरेटर की एक एनिमेशन लेते हैं। अगर आपको ये एरो दिख रहा है, तो देखें हमारे पास ये 2 स्लिप रिंग्स लगी हुई हैं। अब सर नोट इसमें ये बात कीजिएगा कि जो साइड हमारे पास साउथ पोल के करीब है, उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा डाउनवर्ड, और जो साइड हमारे पास नॉर्थ पोल के करीब है, उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा हमारे पास अपवर्ड। अच्छा, दूसरी चीज़, जो करंट हमारी तरफ आ रहा होता है, बाय कन्वेंशन हम उसे लेते हैं पॉजिटिव, और जो करंट हमसे अवे जा रहा होता है, बाय कन्वेंशन, कन्वेंशन से मुराद हमारी रिवायत है, हम उसको लेते हैं नेगेटिव, उसको साइन नेगेटिव असाइन करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कॉइल को रोटेट कराते हैं। देखें, कि कॉइल रोटेट होना शुरू हुई। अब देखें, इस बात को नोट करें कि जिस साइड में हमारे पास जो साउथ पोल के करीब आ रही है साइड, उसमें करंट फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड, और जो साइड हमारे पास नॉर्थ पोल के करीब है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड। अब ये हमारे पास जब कॉइल रोटेट करती है, तो सर इससे तो हमारे पास लगातार ये चीज़ चेंज होती रहेगी। मतलब जिस साइड में हमारे पास पहले करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा था, उसमें फिर अपवर्ड फ्लो करेगा, और जिसमें अपवर्ड फ्लो कर रहा था, उसमें डाउनवर्ड फ्लो करेगा। इसी वजह से हमारे पास जो करंट होता है, वो अल्टरनेटिंग फॉर्म में होता है। अगर यहाँ पे अगर आप गैल्वानोमीटर को देखें, थोड़ा-सा इसको इंक्रीज़ करता हूँ, तो गैल्वानोमीटर पहले पॉजिटिव हाफ पे जा रहा है, फिर नेगेटिव हाफ पे। पॉजिटिव, नेगेटिव। जिस एक साइड हमारे पास करंट लेके आ रही है, फिर वो ही साइड हमारे पास करंट को दोबारा बैक कर रही है। थोड़ी स्पीड स्लो करते हैं, ठीक है। ये रोटेशन कंप्लीट हुई। इसी साइड के अंदर क्या हुआ, करंट हमारे पास हमसे अवे जाने लग गया। फिर ये हमारे पास आ रहा है, और ये हमसे अवे जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास लगातार पोलैरिटी चेंज हो रही है। हमारे पास पॉजिटिव साइड नेगेटिव हो जाती है, और नेगेटिव साइड हमारे पास पॉजिटिव हो जाती है। इसलिए हमने इसका नाम रखा है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, क्योंकि ये अल्टरनेटिव फॉर्म के अंदर हमें क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करके देता है। तो हमने एनिमेशन देखी, हमने एनिमेशन में समझा कि किस तरीके से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास करंट जनरेट होता है। अब वही बात मैंने यहाँ पर देखिए नोट कर ली, कि हमारे पास जो साइड हमारे पास साउथ पोल के करीब है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड। ये देखें, अभी मेरे पास सी और डी साइड है, और जो साइड हमारे पास नॉर्थ पोल के करीब है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड। इससे पहले हमने एनिमेशन से पहले डिस्कस किया कि जिस साइड हमारे पास जो साइड या जो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, सिर्फ उसी के अंदर ईएमएफ जनरेट होता है। जो कंडक्टर पैरेलल है, जैसे बी और सी पैरेलल है, तो इसमें ईएमएफ जनरेट नहीं हो रहा। अब मैं एक काम करता हूँ, अगर मुझे टोटल ईएमएफ मालूम करना हो, तो मेरे पास एक ही कंडक्टर ए बी है जिसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है, और एक कंडक्टर मेरे पास सी से डी है जिसमें करंट जनरेट हो रहा है। तो अगर मुझे टोटल ईएमएफ मालूम करना है, तो मैं कुछ इस तरीके से अपने पास लिख सकता हूँ कि नेट ईएमएफ है, वो होगा E1 प्लस E2 के, मतलब ईएमएफ ऑफ फर्स्ट कॉइल प्लस ईएमएफ ऑफ सेकंड कॉइल। हम लोग इससे पहले मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ के आए कि मोशनल ईएमएफ बराबर होता है वी बी एल साइन ऑफ थीटा के। अब दोनों कंडक्टर के लिए सेम होगा, क्योंकि दोनों में मोशनल ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो इसमें भी वी बी एल साइन थीटा, और प्लस इस सेकंड कॉइल कंडक्टर के अंदर भी वी बी एल साइन ऑफ थीटा। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा फाइनल 2 VBL साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास एक बात, हमने ये जो फॉर्मूला बनाया था VBL साइन ऑफ थीटा, इसमें हमारे पास कंडक्टर जो था वो लीनियर मूव कर रहा था। अब हमारे पास कॉइल रोटेट कर रही है, तो मैं लीनियर वेलोसिटी की जगह यहाँ पर ऐड कर दूंगा एंगुलर वेलोसिटी। अब किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस किया है फर्स्ट ईयर में, कि V बराबर होता है R इंटू ओमेगा टी। तो मैं जहाँ पर V लिखा है, उस बात को रिप्रेजेंट करके एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R
ओमेगा, इस v की जगह। बाकी हमारे पास बी एल साइन थीटा अपनी जगह पर सेम रहेगा। तो अब फॉर्मूला बन गया 2 r ओमेगा बी एल साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पर r क्या है हमारे पास? r हमारे पास रेडियस ऑफ रोटेशन, ठीक है? अब रेडियस ऑफ रोटेशन कैसे मालूम कर सकते हैं? दोबारा इस डायग्राम पर आते हैं हमारे। देखिए, इस पूरी कॉइल की विड्थ क्या है? हमारे पास b है। ये इसके सेंटर में जो लाइन आपको दिख रही है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। रेडियस ऑफ रोटेशन क्या होता है कि कंडक्टर से लेकर एक्सिस तक का डिस्टेंस, ये आपके पास रेडियस होता है। अब अगर पूरे कॉइल की विड्थ b है और सेंटर में हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसका मतलब ये रेडियस कितना हो गया? हाफ ऑफ विड्थ हो गया। विड्थ को हम लोग b से शो कर रहे हैं, तो हाफ ऑफ विड्थ कितनी होगी? b/2 से होगी। तो हम लोग इस बात को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं हमारे अपने फॉर्मूला में कि हमारे पास जो रेडियस है r, ये असल में बराबर है किसके? b/2 के। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 2 r की जगह यहाँ पर b/2 ओमेगा अपनी जगह पर बी एल साइन ऑफ थीटा। अब देखो, यहाँ पर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। मेरे पास बच गया क्या? बी ओमेगा बी एल साइन ऑफ थीटा। थोड़ा-सा इसको मैं रीअरेंज करता हूँ इस तरीके से कि ओमेगा बी और स्मॉल b बाद में लिख के ये एल साइन ऑफ थीटा से। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो मेरे पास ये आ गया, ये b इंटू एल, ये किसके बराबर है? भाई b शो कर रहा है मेरे पास विड्थ ऑफ कॉइल को, एल शो कर रहा है मेरे पास लेंथ ऑफ कंडक्टर। अभी मैं विड्थ को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास आ जाता है एरिया, ठीक है? ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला है। तो असल में b मल्टीप्लाई बाय एल, ये किसके बराबर है? ये बराबर है एरिया ऑफ कॉइल के। हम इस बात को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे कुछ इस तरीके से कि ओमेगा बी ए साइन ऑफ थीटा। ये आ गया हमारे पास ईएमएफ, इसका हमारे पास अपनी इस कॉइल का। अच्छा, अभी जो हमने बात को समझा, हमने समझा है एक कॉइल से। एक कॉइल से देखो हमारे पास कम ईएमएफ जनरेट होगा अगर हमारे पास इसी तरीके से नंबर ऑफ कॉइल ज़्यादा हो जाए। सर हम लोग क्या करते हैं आम तौर पर, जो हमारा जनरेटर होता है उसके अंदर कॉइल को बहुत ज़्यादा दफ़ा लपेटा जाता है, वाउंड किया जाता है। जब कॉइल को एक दफ़ा लपेटा जाता है या एक टर्न होता है, तो इसे कहते हैं हम लोग वन सिंगल टर्न, जिसका अभी हमने ईएमएफ मालूम किया। लेकिन सर रियल लाइफ में हमारे पास बहुत ज़्यादा टर्न दिए जाते हैं ताकि ज़्यादा ईएमएफ जनरेट हो। तो जितने टर्न दिए जाएँगे, अगर मुझे टोटल ईएमएफ मालूम करना होगा, तो मैं क्या करूँगा? अपने इसी फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर दूँगा इससे, नंबर ऑफ टर्न से। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया ईएमएफ का, कब? जब हमारे पास एक से ज़्यादा टर्न हो। हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये किसके लिए है? फॉर एन टर्न्स, जब हमारे पास एक से ज़्यादा टर्न्स मौजूद हो। तो ये आ गया हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला। अब बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम ईएमएफ कब जनरेट होगा और मिनिमम ईएमएफ कब जनरेट होगी। मैक्सिमम ईएमएफ, देखिए, अगर हमारे पास क्या हो, जो हमारी कॉइल वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब हमारे जो कॉइल का एरिया है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड के जैसा हो, परपेंडिकुलर हो, तो क्या होगा? हमारे पास इस पॉइंट पर मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट होगा। हमेशा जो एरिया होता है वो कैसा होता है? हमारे पास हमेशा जो एरिया होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है? जब सरफेस के लिए परपेंडिकुलर होगा, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना देगा क्या? 90 डिग्री का। मैंने यहाँ पे गलती से ए भी लिख दिया। तो हमने क्या किया, साइन थीटा की जगह लिख दिया यहाँ पे 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा? साइन 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। तो इस साइन 90 को लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 लिखें ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो हमारा आंसर आ जाएगा n ओमेगा बी ए। ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम ईएमएफ, जिसको हमने ई नॉट से शो कर दिया। अब इसी तरीके से अगर मैं क्या कैलकुलेट करना चाहूँ, मैं कैलकुलेट करना चाहूँ मिनिमम ईएमएफ, या जिसको आप ज़ीरो ईएमएफ भी कह सकते हैं, कि मिनिमम ईएमएफ कब होगा। तो देखें, हमारे पास अगर हमारी कॉइल का एरिया मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल, तो इस केस के अंदर जो एंगल बन जाएगा एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, वो बन जाएगा क्या, 0 डिग्री, अगर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल। अगर मैं यहाँ पर ईएमएफ का फॉर्मूला लिखूं, तो एन ओमेगा बी ए साइन 9 साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा क्या, 0। बेटा साइन 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 0, साइन 0 हमारे पास बराबर होता है 0 के। तो जब मैं 0 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0। तो अगर हमारे पास हमारी कॉइल का एरिया मैग्नेटिक फील्ड से क्या हुआ, पैरेलल हुआ, तो उसमें कोई ईएमएफ जनरेट नहीं हुआ, और अगर परपेंडिकुलर हुआ तो मैक्सिमम ईएमएफ हमने ये निकाला, ई नॉट से शो किया। अब जरा मैं यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आपको मेंशन करता हूँ। देखिए, हमने लिखा कि ईएमएफ बराबर है एन ओमेगा बी ए साइन ऑफ थीटा के, और हमने लिखा कि मैक्सिमम ईएमएफ बराबर है इसके एन ओमेगा बी ए के। तो मैं यहाँ पर इस एन ओमेगा बी ए की जगह ई नॉट लिख सकता हूँ, इसको ऐसे ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा। ये आ गया हमारे पास ईएमएफ कैलकुलेट करने का एक और तरीका। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा एमसीक्यू द मैक्सिमम ईएमएफ induced in AC generator in AC generator is 60 watt if theta is equals to 30 degree, then EMF will be। अब अगर हम लोग, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ यहाँ पर, 60 watt ऑप्शन बी, 40 watt ऑप्शन सी, 30 watt या ऑप्शन डी 20 watt। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, जो आंसर है फिर आप मुझे बताइएगा। 12, हम लोग यहाँ पर अपनी डेरिवेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमने इससे पहले पढ़ा कि थीटा बराबर होता है ओमेगा इंटू टी के। क्लास फर्स्ट ईयर में जब हम लोग रोटेशन मोशन को पढ़ रहे थे, तो एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूला से हमारे पास ये बात आई थी। तो इसका मतलब मैं ईएमएफ के फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन, और थीटा की जगह हम लिख देंगे ओमेगा। ये आ गया हमारे पास ईएमएफ कैलकुलेट करने का एक और तरीका। अब हमने ये भी पढ़ा था क्लास फर्स्ट ईयर में कि जो ओमेगा होता है वो बराबर होता है 2 पाई एफ। तो मैं इस बात को रिप्लेस कर दूं, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा की जगह 2 पाई एफ इंटू टी। यहाँ पर क्या है, अब ये दो फॉर्मूला हमें क्या शो कर रहे हैं, देखिए ये दो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला में शो कर रहा है कि जितनी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी, हमारे पास उतना ईएमएफ ज्यादा जनरेट होगा। और सेकंड फॉर्मूला हमें ये शो कर रहा है कि जितनी हमारे पास हमारे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उतना ईएमएफ ज्यादा जनरेट होगा। इससे पहले हमने एनिमेशन के अंदर इस बात को देखा भी था। मैं यहाँ पर एनिमेशन दोबारा आपको शो करा देता हूँ। तो देखिए, जैसे आपने एनिमेशन में देखा कि जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, तो ईएमएफ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ से हमें ईएमएफ का एंगुलर वेलोसिटी के साथ और ईएमएफ का फ्रीक्वेंसी के साथ भी, कॉइल की रोटेशन की फ्रीक्वेंसी के साथ भी रिलेशन मिल गया।
अगर हमें मालूम करना हो इंड्यूस करंट कि कितना करंट इंड्यूस हुआ, तो हम लोग वो भी मालूम कर सकते हैं या कितना करंट हमारा जनरेटर पैदा कर रहा है, तो हम लोग वो भी मालूम कर सकते हैं। देखें, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा, फ्रॉम ओम्स लॉ में हमने ये बात पढ़ी कि V बराबर होता है I R के। अब मैं V लिखूं या ईएमएफ लिखूं, बात तो एक ही है। दोनों पोटेंशियल को या दोनों ईएमएफ को शो कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मेरे पास मैक्सिमम ईएमएफ होगा, तो उससे मैक्सिमम करंट जनरेट होगा, है ना? तो मैं इसी फॉर्मूला को जो हमने ऊपर लिखा है ये ई नॉट साइन 2 पाई एफ टी, इसी को रिप्लेस कर देता हूँ। देखो यहाँ पर दोबारा लिखते हैं कि ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। अब ई की जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ सिंपल आई आर को, और ई नॉट की जगह रिप्लेस कर देता हूँ आई नॉट आर को, और ये साइन 2 बाय एफ टी सेम। देखो ये आर से हमारे पास ये आर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा क्या? हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर कि आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। ये आ गया हमारे पास ईएमएफ, सॉरी इंड्यूस करंट कैलकुलेट करने का तरीका। अगर मैं चाहूँ तो मैं पावर भी कैलकुलेट कर सकता हूँ कि कितनी पावर हमारे पास जनरेटर जनरेट कर रहा है। देखिए आपने पढ़ा है कि पावर बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर के। अब अगेन वही बात कि वी स्क्वायर लिखें या ईएमएफ लिखें, बात एक ही होती है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ईएमएफ का फॉर्मूला रिप्लेस कर देता हूँ। वो क्या है हमारे पास, ई नॉट साइन 2 पाई एफ टी बस पे होल स्क्वायर और होल डिवाइड बाय आर। अगर इस फॉर्मूला को ओपन कर दें तो ऐसा लिख सकते हैं, पावर ई नॉट के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, साइन के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, एंगल पर स्क्वायर नहीं आता तो 2 पाई एफ टी सेम रहेगा, और होल डिवाइड में आर आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास पावर का फॉर्मूला, जो हमारा इसी तरह जनरेट कर रहा है। अभी डिस्कस किया कि ईएमएफ का रिलेशन एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट है। जितना तेज कॉइल रोटेट करेगी, उतना हमारे पास क्या होगा, ज्यादा करंट या ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। पहले करंट से समझते देखें। अभी हमारे पास कॉइल की रोटेशन काफी स्लो है, बहुत कम। आप देख सकते हैं गैल्वानोमीटर के ऊपर बहुत ज्यादा कम करंट जनरेट हो रहा है। ये अगर मैं यहाँ पर ऑसिलोस्कोप से आपको वोल्टेज दिखाऊं, काफी कम वोल्टेज जनरेट हो रहा है या ईएमएफ जनरेट हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर देखें मैंने जैसे ही इसकी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया, रोटेशन को इंक्रीज कर दिया, तो ईएमएफ ज्यादा जनरेट हो रहा है। अगर मैं और इंक्रीज कर दूं तो और ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। इसी तरीके से जितना हम लोग इसकी रोटेशन इंक्रीज होती जाएगी, उतना हमारे पास ईएमएफ ज्यादा जनरेट होगा। तो ईएमएफ का एंगुलर वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन।